Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to your favorite show, The Inside Scoop. आज हम कवर करेंगे as usual the economy, business, finance and सबसे important हमारी खूबसूरत स्टॉक एक्सचेंज. हमारे आज एक गेस्ट होंगे लाइंड अप जो रिसर्च हेड हैं ब्रोकरेज फर्म से. So don't go anywhere. शुरू करते हैं हमारा शो by doing a recap of the stock market. कल के दिन as expected हमारी stock market faced a resistance at the very famous 120,000 level जिसने prove किया है कि वो एक बहुत strong resistance zone है. Resistance zone कहते हैं selling zone को जहाँ selling outweighs buying and market या individual stock गिरता है. If we look at the first chart, we can see here कि market face कर रही है resistance since April. Why do I say April? Okay, ये कट रहा है थोड़ा सा, लेकिन essentially if you draw it back down here to the date तो बहुत दफ़ा resistance zone वो जगह होती है जहाँ essentially जब मार्केट उस लेवल तक पहुंचना शुरू होती है तो वहाँ सप्लाई आ जाती है एंड द मार्केट रेजिस्ट्स दैट एरिया एंड वहाँ सेलिंग प्रेशर आता है विच इज़ वाई द मार्केट देन बिगिंस टू फॉल. तो सिंस अप्रैल 120,000 हैज़ बिन अ रेजिस्टेंस जोन. वी हैव कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट टच्ड 120,000 पॉइंट्स. वहाँ से मार्केट गिरी है. अगर हम सपोर्ट जोन देखें सो आवर सपोर्ट जोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट 108,000 पॉइंट्स. लेकिन इसको मैं इसलिए नहीं कंसिडर करूँगी बिकॉज this was a previous downtrend. इसके बाद gap openings के साथ the market came back up and हम एक बहुत छोटे एरिया में consolidate कर रहे हैं between 118,000 points and 120,500 points. So essentially ये supply और resistance zones वो जगह होती हैं जहाँ market की tendency होती है buying या selling की, right? Resistance areas में tendency होती है selling की, support zones में होती है tendency buying करने की. लेकिन it's a very dangerous thing called market timing. जो लोगों की टेंडेंसी है करना वो चीज़ कि वो देखते हैं कि अच्छा एक एरिया में रेजिस्टेंस आती है तो दे स्टार्ट सेलिंग ओवर देयर. एक एरिया में बाइंग आती है, सपोर्ट आती है, दे स्टार्ट बाइंग देयर. द प्रॉब्लम विद दिस इज, और वॉरेन बफेट भी कहते हैं ये चीज़ कि डू नॉट टाइम द मार्केट बिकॉज आपको कुछ पता नहीं होता कि मार्केट वहाँ से एकदम से बुलिश कहाँ हो जाए फिर हाथ में नहीं आती. एंड देन यू आर जस्ट स्टक वेटिंग फॉर पुराने सपोर्ट जोन्स. एंड अगर आप उनका इंतजार करते रह जाएंगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि जब हमारी रैली शुरू हुई थी we went towards 70,000-80,000 points उन्हें लगा था कि गिरेगी मार्केट, राइट? बट it didn't and now we're at 120,000. तो कल का अगर हम देखें तो मोस्टली हमारी बाइंग जहाँ, oh my god, Jesus. Okay, तो ऐसी चार्ट्स बड़ी रेयरली आती हैं. This is interesting. I didn't actually see this yesterday. कल हमारी बाइंग थी मोस्टली. द रीज़न वाई हमारी मार्केट ऊपर थी was बिकॉज आपकी बाइंग थी फौजी फर्टिलाइज़र में, UBL में, बैंक अल हबीब में, हबको में. और अगर हम देखें कि सेलिंग प्रेशर कहाँ आया है कल से जिसकी वजह से मार्केट एंड में क्लोजिंग दी है, दैट इज सिस्टम्स लिमिटेड. आई वंडर व्हाई एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिस्टम्स लिमिटेड इतनी ज़्यादा अमाउंट में बेचा, प्रॉब्ली अ साइन कि किसी एक फंड ने या किसी एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन ने या ब्रोकरेज ने एक्चुअली अपना सारा सिस्टम्स ऑफलोड किया है. That's very interesting because systems is the only thing जिसने pull down किया है हमारी मार्केट को. 2,800 points taken by Systems Limited. Yes, there might be something. So we can see कि market went up 800 points, फिर 120 mark पे hit की, it fell, closed 800 points negative. And we saw all of the contributors. And according to हमारा FIPI-LIPI data, let's see कि कल किसने सेलिंग की है. टेक में, अच्छा, म्यूचुअल फंड्स वर नेट बायर्स इन टेक. इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो. फिर सेलिंग किसने की है टेक में? टेक में हु हैज डन सेलिंग yesterday? No one in particular. That's interesting. So we can't actually identify कि कल सिस्टम्स में सेलिंग कहाँ से आई है बिकॉज प्रॉब्ली वो अपने इंडस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे थे. सो इट ऑल इवनड आउट ओवर हियर. बट एसेंशियली अगर हम ब्रेक डाउन करें तो लेट्स सी व्हाट ओवरऑल द म्यूचुअल फंड्स हैव डन. फूड में बाइंग की है नेट, एनर्जी में सेलिंग की है नेट $2.5 million की. अदर देन दैट नॉट मच एक्टिविटी. इंडिविजुअल्स ने नेट सेलिंग की है. फर्टिलाइजर में $4.5 लाख की बाइंग की है. फूड सेक्टर में $1.5 million की. ANP में बाइंग की है $2 million की. एंड ऑफ कोर्स डेट मार्केट में देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ मूवमेंट. अगर हम कंपनीज की तरफ आएँ तो
उन्होंने ज़्यादातर अपनी बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में. वी लुक एट एनी अदर लार्ज अमाउंट्स, फूड में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है, एंड दैट्स अबाउट इट. वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग such a large volume to be sold in a single stock, but it happens sometimes. Now moving on to हमारा economic and business segment. So let's come toward Pakistan Crypto Council, right? ने मंडे को एक टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला किया है. The committee will review draft laws for digital and virtual assets ताकि वो प्रपोज करें एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो अलाइन करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ. मीटिंग हुई फाइनेंस डिवीजन में जो चेयर की गई बाय फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब. वर्चुअल अटेंडेंस में थे बिलाल बिन साकिब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो भी हैं एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल. अब ये नया कमेटी इंक्लूड करेगा रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट बैंक, SECP, लॉ डिवीज़न, मतलब IT एंड टेलीकॉम डिवीज़न एज वेल. उनका मैंडेट बहुत सिंपल है कि वो ड्राफ्ट रिव्यू करें ड्राफ्ट लॉज को, सजेस्ट करें गवर्नेंस स्ट्रक्चर और अलाइन करें क्रिप्टो का फ्यूचर इन पाकिस्तान एट बेस्ट, जो एट पार हो विद बेस्ट आपकी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस. बात हुई अबाउट फॉर्मिंग ए ऑटोनमस रेगुलेटरी अथॉरिटी ताकि वो मॉनिटर कर पाएँ क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम को. फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हम चाहते हैं एक फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल सिस्टम, वो एक जो इनकरेज करता है इनोवेशन लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता स्टेबिलिटी और कंप्लायंस को. तो क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को लीगल बनाएगा? ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल रोड मैप है IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंस के लिए. तो हम अपनी नज़र रखेंगे ऑब्वियसली, इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ द इनसाइड स्कूप. अब जब गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रही है, डेवलपमेंट कर रही है, स्पेंडिंग लैंडस्केप मतलब लैंडस्केप शेप हो रहा है, तो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने अनाउंस किया है कि 25-26 का फेडरल बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस प्रपोज किया गया है, लेकिन ये फिगर IMF के फिस्कल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के अंदर ही फिक्स किए गए हैं. इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का स्कोप टाइट है लेकिन फोकस शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड आपका इम्पैक्ट ड्रिवन और एक्विटी फोकस्ड इनिशिएटिव्स. इस साल PSDP का मेजर चंक 650 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट 350 बिलियन ट्रांसपोर्ट और 150 अरब एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया है. स्पेशली एरिया जैसे कि AJK, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सारे KP के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 130 बिलियन रखे गए, जबकि बलोचिस्तान को सबसे बड़ा शेयर मिलेगा ऑफ 250 बिलियन. राइट, एहसन इकबाल ने बताया कि हैदराबाद सक्कर मोटरवे अगले साल शुरू हो जाएगा एंड नेशनल वाटर सिक्योरिटी के लिए टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है. सोशल सेक्टर में भी मूवमेंट है विद 63 बिलियन ऑन एजुकेशन, 22 बिलियन हेल्थ एंड 53 बिलियन साइंस एंड IT के लिए प्रपोज किए गए हैं. लेकिन ओवर 10 ट्रिलियन की थ्रो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ रिमेन करती हैं, यानी बहुत से प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैं और उनका बर्डन फ्यूचर बजट्स पे होगा. गवर्नमेंट ने 118 स्लो मूविंग या रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स को बंद करने का प्लान भी किया है जो 1 ट्रिलियन रुपीस सेव करेगा फॉर हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस. और सिक्योरिटी सिचुएशन स्पेशली साथ में कि बॉर्डर टेंशंस के बाद उसकी वजह से डिफेंस और डेवलपमेंट के दरमियान एक नया फाइनेंशियल टग ऑफ वॉर क्रिएट हो गया. एहसन इकबाल ने कहा कि स्ट्रेंथ सिर्फ डिफेंस में नहीं होती बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी उसका हिस्सा है. आई कम्प्लीटली एग्री विथ हिम. इसलिए गवर्नमेंट स्मार्ट बजटिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और इनोवेशन के थ्रू बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ताकि पाकिस्तान का डेवलपमेंट जर्नी डीरेल ना हो. और जहां गवर्नमेंट डेवलपमेंट और रेगुलेशन दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, वहां रेवेन्यू रिकवरी भी तेज़ी से हो रही है. FBR ने रिसेंटली 36 बिलियन की लिटिगेशन स्टक टैक्सेस रिकवर किए, इंक्लूडिंग ए मेजर कोर्ट विन अगेंस्ट बेरिया टाउन जहां 26.4 बिलियन का डिसीजन FBR के हक में आया. ये सब पॉसिबल हुआ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्पेशल डायरेक्टिव्स टू टाइटन FBR's लीगल स्ट्रैटेजी. अब ट्रिलियंस की और रिकवरी पोटेंशियल है और लीगल रिफॉर्म्स फाइनली मोमेंटम लेना शुरू कर रहे हैं. ऑयल मार्केट में 2 मेजर डेवलपमेंट्स ने ग्लोबल प्राइसेस और प्रोडक्शन आउटलुक को एक नए टर्निंग पॉइंट पे ला के रख दिया है. गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि OPEC प्लस अगले महीने जुलाई और अगस्त अपने प्रोडक्शन में 411,000 बैरल्स पर डे का इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेगा.
मूव टाइट स्पॉट फंडामेंटल्स और समर सीजन ड्रिवन डिमांड के हवाले से किया जा रहा है। ग्रुप का एम है कि मार्केट शेयर रिकवर हो, ओवर प्रोड्यूसर्स को डिसिप्लिन किया जाए और यूएस शेयर प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर बनाए रखा जाए। इस प्रोडक्शन हाइक के बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने अपना कॉशियस ऑयल प्राइस फोरकास्ट मेंटेन किया है विद ब्रेंट क्रूड 60, WTI 56 पर बैरल के 2025 के लिए। 2026 में फर्दर सॉफ्टनिंग एक्सपेक्टेड है ड्यू टू आपका नॉन ओपेक सप्लाई ग्रोथ एंड ए स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन प्राइस एक्शन ने एक और स्टोरी बताई। मंडे को ऑयल प्राइसेस शार्पली रैली की। ब्रेंट क्रूड ने 3.6%, WTI ने 2.9% का जंप देखा डिस्पाइट आपके सप्लाई इंक्रीज। इस प्राइस स्पाइक का मेजर ड्राइव था आपकी जियोपॉलिटिकल रिस्क, यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन रशिया एयरफील्ड्स एंड रशिया का रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट कीव। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन ने रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो ऑयल मार्केट ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हो सकती है। यूएस सेनेटर्स ने भी एक बायपार्टिसन सैंक्शंस बिल प्रपोज किया है। यूएन उन कंट्रीज़ पे अप्लाई होगा जो रशियन ऑयल ख़रीद रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। इसका इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई डायनामिक्स पर डायरेक्टली पड़ेगा। ऊपर से ईरान ने एक यूएस प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है विद जो सैंक्शंस रिलीव से लिंक था, एडिंग मोर अनसर्टनिटी टू आपका ग्लोबल ऑयल सप्लाई। ईरान ऑलरेडी 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे पंप करता है, अबाउट 4% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। क्रक्स ये है कि ऑयल मार्केट टाइट फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच में फंसा हुआ है सब कुछ। प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन डिमांड भी रेजिलिएंट है और जियोपॉलिटिक्स प्राइसेस को एलिवेटेड रख रही हैं। ओपेक की स्ट्रैटेजी अब स्लो अनवाइंडिंग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी अभी भी डोमिनेट करेगी। Now moving on, we're going to call on a guest. लेकिन उससे पहले I would like to tell you guys, just go grab your नाश्ता, chai, coffee, whatever, get comfortable. We have with us again, as I told you, show के शुरुआत में someone who is the head of research at a brokerage house. तो कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back after a short break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले I informed you guys that we have another guest with us who is the head of research at K-Trade, which is a brokerage in Pakistan. We have with us Mr. Fawad Nasir. Thank you so much for being with us today. जी, अस्सलाम वालेकुम, how are you? I'm very well. I'm very well. तो सबसे पहले I would like to talk about what we have been speaking to our guests about. और अभी I think 1-2 हफ्ते तक बात करते रहेंगे, which is the federal budget. तो गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट है राइट, ऑफ रुपीज़ 14.2 ट्रिलियन। तो वो अपकमिंग बजट में आपके हिसाब से एक तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू मीट इट, एंड सेकंड आप एक डिवीजन दे सकते हैं हाउ दे आर प्लानिंग ऑन मीटिंग दिस वेरी एम्बिशियस टारगेट? ओके, थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाएं और पुराने बजट्स भी देखें, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे प्राइम रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट in getting the revenue is your tax collection, right? That's the prime objective, and bulk of the tax is under the 100,000 range. वहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट होता है। इसके अलावा एक और भी मौक़िफ़ है कि आपने जो सैलरी क्लास है उसको रिलीफ भी देना है। इसको काउंटर करने के लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करनी चाहिए कि जो FY25 अभी गुजरा है उसके अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड थी, और जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स भी लिमिटेड थे, और जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स वो भी नीचे की तरफ थी। In FY26, things are moving in the right direction, and we are expecting, with the interest rate decline over the past year, we are expecting economic activity to pick up. इसीलिए कि आपने अभी तक जो GDP के प्रोजेक्टेड नंबर्स देखे होंगे जो पहले 3.5 और 3.6% की रेंज में थे, वो भी अब 4 से ऊपर की प्रोजेक्टेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर भी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ लोगों ने ये हाई नंबर कोट किया है। तो अगर तो हम लोग इवन इफ वी आर क्लोज टू दिस नंबर, देन इफ द हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज विटनेस स्पेशली ऑन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर हमारी जो टैक्स कलेक्शन है इसके अंदर भी हम लोग एक पॉजिटिव गेन देख सकते हैं।
So that is one area where I feel कि government अपना revenue generation कर सकती है as the economic activity increases. Okay, so obviously your fiscal year is coming toward an end, तो आपका result season भी आ रहा है stock market में, and every brokerage is bullish on its own sectors, right? तो according to K-Trade, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा sector सबसे best results post करेगा, and where can we see a rally coming in? देखिए मैं as a head of research I would say that the banking sector will continue to perform well. I think June numbers will also be better than expected. I think the जो इनकी mismatch होता है interest rate का on investments and Yeah. the pricing lag वो अभी तक है और मुझे लगता है कि डिपॉजिट कॉस्ट बैंक्स की नीचे आ चुकी है काफ़ी हद तक और जो इनकी इन्वेस्टमेंट यील्ड्स हैं और डिपॉजिट्स और जो लोन्स पे यील्ड्स हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से डबल डिजिट के अंदर ही चल रही हैं मिड टीन्स के अंदर होंगी अक्रॉस द केटरेड बैंकिंग सेक्टर यूनिवर्स एटलीस्ट एंड मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स बाकी सेक्टर्स के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा और जो हमने मार्च के रिजल्ट्स देखे हैं वही मेंटेन रहेंगे Okay, तो yesterday there was news of हमारे फेडरल बजट में कि locally manufactured phones के exports को push किया जाएगा, right? There's one company Airlink जो Xiaomi phones manufacture करता है. So do you think this is going to stand? Do you think Airlink is going to perform well? Again, not a buy or sell call. We're just discussing news that came out yesterday. What is your take on that? I think there's a huge potential over here. There's a huge potential, and according to my information, I think the company has plenty of utilization available. And however, I think clarity on the export policy of mobile phones that needs to be addressed. And I believe this will be addressed in the budgets, the framework, something similar to export refinance schemes that we've had in the past. We have exported a few smartphones before as well in FY20 and FY21, but there hasn't been a consistent policy. So we believe that if a policy comes in this budget and if they're clear on it, then I think can be potentially positive for the company that you mentioned. Also, the discussions that we've had with the industry specialists, there is a room to generate approximately 1.5 to 3 billion dollars from this particular export. So, and we have two big manufacturing assembling plants over here. One is Airlink, like you mentioned. The other is Samsung. They also have a facility in Port Qasim. So we have these two assembling plants, and we have the capacity. So if there's a policy, yes, I believe we are in a position to gain from it. So, as we all know, 120,000 एक ऐसा resistance zone बन चुका है for our KSE 100 index, जहाँ it's almost a guarantee कि अगर index यहाँ पहुँच गया तो यहाँ selling आ जाएगी. And I think हम फिपी लिपी में भी हमेशा ये देखते हैं कि whenever we reach 120,000 points वहाँ से correction आती है थोड़ी बहुत, तो उसी शाम फिपी लिपी में mutual funds especially selling की तरफ और brokerages selling की तरफ आ जाते हैं. What do you think is necessary कि हम ये resistance zone break कर दें? Because अगर हम macro economically बात कर रहे हैं तो there's nothing wrong in the country right now. We're going in a good direction. ऊपर से whatever arguments against IMF they are, keeping those aside, right? Just speaking purely of our current accounts, of our trade deficits, everything is moving in the right direction. एक momentum pick कर लिया हमारी economy में. And obviously, by the end of the year, we're supposed to become the 40th largest economy with $411 billion in GDP. तो आपको क्या लगता है कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है for us to now break through the 120,000 point वाला mark and make a new high in the index and inshallah continue this bull run? देखिए हमारी जो मार्केट है हमेशा is very strong on this prevalent sentiment. Every time we start building a bit of momentum,
Unfortunately something or the other keeps happening. अभी हमने momentum build करना शुरू किया था towards 120 earlier in May, and then the India-Pakistan conflict happened. So that dented a lot of the sentiment. People were there wasn't any clarity. So हमारी market चलती है clarity के ऊपर. So right now the big event that is happening is the budget right after Eid holidays. So once that happens, I think clarity will emerge. It doesn't matter whether the budget is stringent or it's slightly lenient. I personally believe that a stringent budget is a good budget. But at least there will be clarity. Once there's clarity, then the investors will make up their mind, and I think then we're going to move to a sustained rally. Because then after the budget, then the result season will be on, and company-specific rallies may be seen. So, एक दफा clarity आ जाती है ना, then we're pretty good. So I think that's the most important element right now. Okay, thank you for that. So recently, a lot of people were very happy about आपके 2000 megawatt of extra electricity being allocated at a competitive price. Well, I wouldn't call it competitive to Bitcoin mining, right? लेकिन जब बहुत सारे आपके economists ने इस पे math की, तो it came out that actually it's not feasible because उसकी cost ही इतनी high है, especially as compared to दूसरे मुल्क जिस price पे electricity supply कर रहे हैं for Bitcoin mining compared to Pakistan. I believe it was a few cents higher over here. तो how do you feel about that? क्या आपको लगता है कि एक misallocation है of electricity, or do you think it's justified? I think commenting on Bitcoin right now is a bit premature in Pakistan. I believe our chairman would be in a better position to answer this question. You know him already, and he's been on the show plenty of times. But at the same time, I believe that we have a bit of excess power right now. The concept of load shedding, that is also slightly misguided. That's in areas where the collection is low, right? But in areas where collection is high, there is no load shedding. And secondly, with the advent of solar panels across the country in various regions, I think there is excess electricity in the system, and that can be allocated if there's a policy on it. That's just my 2 cents. I'm no expert on Bitcoin. My focus has been equities, but that's just my 2 cents right now. Same. I personally could not care less for the world of crypto, to be very honest. I like companies myself. There was another thing that I wanted to ask you regarding, I'll come back to it when I remember it. So, हमारी circular debt resolution की जहाँ तक बात हो रही है, honestly at this point circular debt has become that दूर का ख्वाब, right? कि वो इतना लंबा खिंच गया है कि it's like, is it even going to get resolved at this point? IMF was not keen on PSO being on the receiving end आपकी circular debt की resolution के किसी भी हिस्से का, right? क्योंकि और उनकी justification is the weird part कि वो कह रहे थे कि PSO की share price बहुत increase हो गई है. Which could you shed some light on के एक तो मुझे link नहीं समझ में आया कि इन दो चीज़ों का link क्या है, and why, like, do you think that's going to stand कि PSO won't receive anything? Look, we can't look at individual companies in isolation in this scenario, because circular debt, obviously it affects a whole, our entire energy chain, our upstream companies, our midstream companies, and our downstream companies, right? Yeah. So PSO lies right in the center of it. And if a payment is made by banks, then obviously the receivables and the payables of all these companies will be augmented, improving operational efficiencies of companies. Then, on the other hand, then there are talks of the OMC margins increasing going forward. Every year they do, in line with inflation. So when that also happens, they've recently approved some. So I think it's generally a positive impact on PSO in particular, and the share price movement is a reflective of this is a reflection of this development. Okay, fair enough. तो अगर आप पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस कर रहे होते, कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे होते जो आप पुश करते, स्पेशली अपकमिंग बजट में, एंड व्हाई? I think there is a lot of room to develop our export segment, and I would urge the government to focus on capital goods
and not just focus on assembling. I would these international partnerships that we have with various countries, be it China, be it Korea, be it Japan, and traditionally we've had very good relations with these companies. But it's about time that the government starts focusing on transfer of technology. Only then we can, sort of move away from the assembling concept of importing raw materials, assembling them, and then exporting them to other regions. If we can somehow develop expertise in technology in various facets, for instance, our defense industry, right? So we've developed that the JF-17 Thunder in association with, in collaboration with China, right? And that's a huge achievement. It's a technological achievement, and that can yield it can be extremely beneficial going forward in terms of exports of Pakistan. So something along those lines. That's the technology that we have. If we can focus that into other sectors as well, then I think that is something that we need to look at. As that's the area I would suggest the government to look at. Okay, and आपको क्या लगता है कि in the upcoming budget ज़्यादा आपकी जो लीश टाइट होगी वो कौन से sectors के लिए होगी, and which sectors do you think are going to benefit from the budget? I believe that it's going to be an all-round budget. I don't think Okay. any sector will come under the periscope and on a large extent. I think general policies would be, towards tax collection and possibly easier on the export based sectors, and try discouraging imports. I think that would be a good budget in my opinion. Okay, well, thank you so much for being with us. I really appreciate it. It's always a pleasure having you on the show. And so a quick recap, आप लोगों के साथ के we discussed कि main topic जब भी हम 120,000 points वाला mark reach करते हैं is that यहाँ आपकी हमेशा supply आती है. We're kind of waiting कि हमारी stock market थोड़ी बहुत bull run की तरफ जाए. लेकिन again मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ मार्केट टाइमिंग नहीं किया करें. मार्केट टाइमिंग से मेरी मुराद ये है कि जब लोग कहते हैं कि अच्छा इस एरिया पे सेलिंग आ जाएगी तो यहाँ मैं सेलिंग कर देता हूँ, और इस एरिया पे सपोर्ट आती है तो यहाँ मैं बाइंग कर लेता हूँ. द प्रॉब्लम विद दिस इज़ के equities are volatile. They do not move in a specific pattern. There's lots of different reasons कि equities एक अगर आप उनकी long term charts खोल के देखें, there's no pattern, there's zero pattern, right? तो what is going to end up happening is कि अगर आपको लग रहा है कि एक जगह पे supply आएगी and you should sell from there, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से breakout आ जाए and the index increases more. And अगर आपको लग रहा है कि एक जगह से support आएगी, ये भी हो सकता है कि वहाँ से the index falls further, right? तो ऐसे moments में what ends up happening कि जब आपने अपने दिमाग में एक चीज़ बनाई होती है कि this is where supply comes in, this is where support comes in, जब आपकी वो expectation break होती है, that's when panic sets in. And panic की वजह से हम बहुत बुरे decisions लेते हैं investments, which is why I always say कि find good companies, choose them, stay in them for the long run, और उसमें आपको रोज़ check नहीं करना पड़ता where your companies are going. Or if you don't want to do that directly, आपके पास time नहीं है, a great way to take exposure is mutual funds. Another thing that you guys can do is आप लोग financial advisors के पास जा सकते हैं. Just make sure कि आप जिसके पास भी जाएं उसकी company has a license from SECP. वरना अगर वो registered नहीं है तो फिर it's very easy for people to scam you, and that is how people kind of get away with stuff like this. तो मैं मिलूँगी अब आप लोगों से कल at, as usual, 11 a.m. and let's see where the market closed today. So far we were 500 points plus, लेकिन अब देखते हैं market close कहाँ होती है. Till then, take care of yourself. I will see you guys tomorrow morning. This was the Inside Scoop. I am Ashla Khan. Take care. Khuda Hafiz.